नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेहमान स्टूडियो में राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। सर बहुत स्वागत आप लोगों का। आज उत्तर प्रदेश की खबर आपको हम सबसे पहले देंगे क्योंकि यूपी में जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है। वैसे सियासी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें धर्म भी है बीच में। शंकराचार्य जी का मामला आप जान रहे हैं, प्रयागराज में माघ मेले में जो कुछ चल रहा है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी वो मौनी अमावस्या के दिन से ही संगम किनारे धरने पर बैठे हैं। उस दिन उनका स्नान नहीं हुआ, आज बसंत पंचमी का स्नान भी वो नहीं करने जा रहे हैं। स्नान को लेकर के लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन अब इसमें पॉलिटिक्स कैसे हावी होती जा रही है उसकी बात हम लोग करेंगे। और होते होते बात अब जो है कालनेमी और फिर संत की परिभाषा क्या होती है, सीधे सनातन तक आ गई। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने यह ऐलान कर दिया कि वो बसंत पंचमी का यानी आज का स्नान भी नहीं करेंगे। यूपी में जो कुछ हो रहा है उसमें अखिलेश यादव को जाहिर है मौका दिखाई दे रहा है और उस मौके को वो पूरी तरीके से भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बयानबाजियां हो रही हैं, उनकी बात भी आज आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि जो वार पलटवार दोनों तरफ से हुए उसमें से कुछ एक मुद्दे की बात निकली। मुद्दा है चुनाव। जो कुछ हो रहा है चुनाव के लिए हो रहा है। मैं शंकराचार्य जी की बात को इससे थोड़ी देर के लिए अलग करता हूं। प्रोफेसर साहब भी स्टूडियो में आए, स्वागत आपका। आज आप अच्छा बसंत पंचमी मना क्या रहे, तो उनकी तो नहीं मनी, वो तो स्नान नहीं किए। अच्छा अभी आता हूं। मैं जो कह रहा था कि इस सब के बहाने बयानबाजियों से एक पॉलिटिकल बात निकली, तो पहले उसकी हम लोग बात कर लें, चर्चा कर लें, फिर आपको मैं सारा विवाद बताऊंगा। सरकार भी दो दो भाषाओं में बात करने लगी उत्तर प्रदेश की, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन इस सब के बीच जब माइक पहुंचा केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनसे पूछा गया कि साहब ऐसे ऐसे जो है अखिलेश जी कह रहे हैं शंकराचार्य जी पर कुछ कह रहे हैं, कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के लिए कुछ कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए आपको बात ये समझनी पड़ेगी कि अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव में ऑपोजिशन की हार के बाद बहुत निराश है। बिहार का इलेक्शन उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अच्छा, मैं ये बात मान रहा हूं कि ये बात केशव मौर्य जी ने गंभीरता के साथ की और कही, और इसीलिए हम इसकी चर्चा गंभीरता के साथ हम भी करेंगे। अब ये बात तो सही है कि बिहार के इलेक्शन में अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव के लिए खूब प्रचार किया था। इनफैक्ट उस वक्त ये बातें होती थी कि अखिलेश जी ने जैसे कह रखा था कि आपको मेरा जितना समय चाहिए मैं समय देने के लिए तैयार हूं, आपको मेरी जितनी सभाएं करानी है करा लीजिए। वो पूरी तरीके से लगे हुए थे बिहार में बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था कि बिहार कुछ इसका असर जो है मेरे राज्य में 1 साल बाद चुनाव है यूपी में वहां पड़ेगा। और बिहार का नतीजा आपके सामने एक तरफा, जिसमें एनडीए की बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी की जीत हुई। तो एक बार जरा सुन लेते हैं कि ये केशव प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे थे उन्होंने किन शब्दों में कही, और फिर बात करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी इस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन में चल रहे हैं। बिहार चुनाव हारने के बाद उनको लग रहा था बिहार अगर आरजेडी जीतेगी तो यूपी में समाजवादी जीतेगी, लेकिन उनको मालूम है कि आरजेडी हार चुकी है और समाजवादी हारने जा रही है। तो इसके कारण से वो बौखलाहट में हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, और वह तुष्टीकरण और जातिवाद और फर्जी पीढ़ी उनका चल नहीं पा रहा है। इसलिए 27 में समाजवादी पार्टी सैफई जाने वाली। वो कह रहे हैं 27 में सैफई चली जाएगी, और अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे 37 जीते थे 2024 में, वो 27 हमको जिताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने बिहार में जिस तरीके से प्रचार किया था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी सहयोगी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने इलेक्शन में अपने लिए वोट मांगने के लिए रैलियां कर रहे हैं। इतनी ज्यादा रैलियां की थी और उनकी पिच इतनी हाई थी। तो पहले प्रोफेसर साहब, आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि ये एक पर्सनल सेटबैक भी अखिलेश यादव के लिए बिहार था, और वहां से रुझान, यूपी का पहला रुझान 27 का बिहार ने दे दिया 2025 में? देखिए सौरभ, बिहार में अखिलेश यादव ने बहुत सारी सभाएं की थी और किसी को ये उम्मीद नहीं थी शुरू में कि बिहार में अखिलेश यादव इतनी सभाएं करेंगे, इसके बावजूद कि उनका ना कोई सीट था, ना वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है जैसे तालाब के अंदर एक कंकड़ डालते हैं ना, कंकड़ डाल करके देखते हैं कितना तूफान उठता है, या तेज आंच दे करके हम देखते हैं दूध कितना खौलता है, कितना निकलता है उसमें से। अखिलेश यादव वही कर रहे थे। उनको लग रहा था कि यदि बिहार में मुस्लिम वोट गोलबंद हो जाता है एमवाई समीकरण के साथ, जो नई परिस्थितियों में यदि तेजस्वी जीत करके वहां से आ जाते हैं, तो लगता है कि एक नया विमर्श खड़ा हो जाएगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है, आसानी से हराया जा सकता है, आसानी से पीटा जा सकता है। लेकिन हुआ क्या? एमआईएम का एक फैक्टर आया जो मुस्लिम वोटों को गोलबंद कर गया।
भारतीय जनता पार्टी के वोट इंटैक्ट रहे, जो उसका सोशल कोएलिशन था वो पहले से ज्यादा सुदृढ़ रहा। जो भी कमी थी जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो दिखाई दी थी, वो सारे के सारे नट बोल्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कस दिए थे जी। और नतीजा ये निकला कि जो आज तक मैंडेट नहीं मिला था, वो ऐसा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने, शायद मुझे नहीं मालूम है कि उन लोगों ने उम्मीदें की थी या नहीं, लेकिन जितनी ताकत झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी ने, मैं वो कह सकता हूं मैंने ऐसा अद्भुत, ये अद्भुत था, अपने आप में अविस्मरणीय था। मतलब इतनी ताकत। और अमित शाह जी वहां पर जाकर के 21 दिन तक बैठे रहे, धर्मेंद्र प्रधान, और मैंने विनोद तावड़े का तो शक्ल देख रहा था एक होटल के आगे, तो लग रहा था कि जैसे कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा एग्जाम दे करके थका हुआ नहीं होता है, वो स्थिति थी उनके चेहरे पर। नीचे चप्पल का कोई ये नहीं, कोई तो एक ढंग से देखिए तो इनको बहुत धक्का लगा है। ठीक है, अब उसका कैसे इसका परिमार्जन किया जाए, हिंदू वोटों की तरफ अब इनका ध्यान आएगा। ये चाहेंगे किसी भी तरीके से कि मुस्लिम वोट गोलबंद तो रहे, लेकिन साथ साथ हिंदू वोट जो भारतीय जनता पार्टी का एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक के तौर पर इमर्ज करके आया, वो किसी तरीके से बिखरे। और उसमें जो है ये अब वो जितनी चिंता कर रहे हैं शंकराचार्य जी, नहीं, इनके साथ यही नहीं है, कंप्यूटर बाबा भी आ गए हैं, ये भी ध्यान दीजिए, सतुआ बाबा भी आ गए हैं, कंप्यूटर बाबा भी है, बहुत सारे संत उस तरफ हैं, उस तरफ से बात कर रहे हैं, बहुत सारे संत लेकिन आप देखिए बहुत सारे संत होते हैं इधर उधर, लेकिन कंप्यूटर बाबा जो है वो दिग्विजय सिंह के चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश में बहुत ही गए। उनके साथ जो थे वो आज के दिन में जेल में एक बंद है उनके, जो मध्य प्रदेश में चुनाव में ये काम कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी को सनातन विरोधी बताने लगे, वो सनातन की इतनी चिंता करने लगे, जो वो बार बार बोल भी रहे हैं और पोस्ट भी कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। तो बात तो ठीक है कि उनको इसमें एक मौका दिखाई दिया। मैं आपको अपडेट दे दूं कि मेला प्रशासन ने, प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को एक दूसरा नोटिस भी दे दिया, और प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने का और भीड़ में जबरदस्ती अपनी बग्घी घुसाने का ये आरोप तो लगाया था। अब उनसे ये कहा है कि क्यों ना आपके लिए आपको हमेशा के लिए माघ मेले से प्रतिबंधित कर दिया जाए, मतलब यहां आपको हम भूमि ना दें, आपका शिविर ही ना लगे, और 24 घंटे के अंदर अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। अब मामला ये आप सोचिए कि यूपी की सरकार इसको कहां लेकर के जा रही है, कितना आगे लेकर के जा रही है। इसीलिए एक बयान ऐसा आया जिसको सुनकर वाकई हैरानी हुई। योगी जी ने भी कल बहुत सारी बातें कही है, मैं सीधे जैसे कल कहा था 1+1=2 नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने शंकराचार्य जी के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कालनेमी बताया, उन्होंने बताया संत का कर्तव्य क्या होता है, संत की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, राष्ट्रहित ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन केशव मौर्य ने बिल्कुल अलग सुर में बात की, बिल्कुल ही अलग। लेकिन पहले आप योगी जी की बात सुन लीजिए। योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे, हमें उनसे सावधान होना होगा। अब राष्ट्र को कौन कमजोर करना चाहता है, सनातन को कौन कमजोर करना चाहता है, ये सारी बातें आप जोड़ करके देखिए। लेकिन जहां वहां 2-2 नोटिस चले गए अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, योगी जी की बात आपने सुनी ली, केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या लाइन ली होगी आप सोचिए। उन्होंने कहा होगा कि भाई कानून अपना काम करेगा, अगर कोई अवस्था फैलाएगा तो प्रशासन जिम्मेदारी तय करेगा। नहीं, ये सब कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में मेरा प्रणाम, बसंत पंचमी का स्नान करें और विवाद को खत्म करें। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्नान करें। सर उनका आरोप है कि मतलब हमको निशाना बना करके, नहीं, जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को
किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। प्रशासन कर रहा है कार्रवाई शंकराचार्य जी पे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे, कि क्यों ना आपको बैन कर दें हम मेले से, और डिप्टी सीएम कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम और हम उन पे कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनके साथ अभद्रता की है। तो सर, है तो दोनों सरकार की ही भाषा है ना, सरकार तो किसको मेमो नहीं पहुंचा है किसी एक के पास तो नहीं गया है। नहीं, लेकिन कम से कम सरकार के स्तर पर जो मेला प्राधिकरण के अधिकारी हैं उनको तो अब ये सवाल नहीं करना चाहिए। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भगवान शंकराचार्य मान रहे हैं उनको, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, तो फिर तो प्रशासन को ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। और अब वो दूसरा सवाल कर रहे हैं तो मुझे ये नहीं पता ये सारे नोटिस का रेफरेंस किसके लिए है। शंकराचार्य के बोलिए। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ शंकराचार्य जी के लिए है, केशव मौर्य जी के लिए है, या किसी और के लिए है, और केशव मौर्य किसके लिए कह रहे हैं। तो वो बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस विवाद को ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी है जिसको खत्म करना चाहिए था। इसमें कोई ऐसा मैं बहस नहीं समझ रहा, और इसका नतीजा कोई बहुत अच्छा होगा, किसका नुकसान होगा वो अलग इशू है, लेकिन कोई बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, बहुत अच्छा माहौल बनेगा, ऐसा नहीं है। अजीब बात यह कि दोनों घटनाएं एक ही दिन की है। ये केशव डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव मौर्य जी का ये वाला बयान और शंकराचार्य को दूसरा नोटिस, दोनों एक ही दिन हुआ, कल ही दोनों एक साथ हुआ है। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही समझना चाहता हूं कि नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसको हम पॉलिटिकल में तो सब कुछ चल रहा है जो हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को भी इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरा नोटिस और तीसरा नोटिस की जरूरत नहीं है। जो है ठीक है, आप जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि भाई स्नान करें तो वहां तक, बल्कि उसके आगे बात कहते भाई उन्होंने भी कह दी, अब कर लेना चाहिए। इसको दो स्तर पर और समझा जा सकता है शुक्ला जी, अगर ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक सरकार की। केशव मौर्य दिल्ली में बोल रहे थे, वहां बोल रहे थे नहीं बोल तो अच्छा वहीं बोल रहे थे। हाँ, मुझे लगा कि ये तंज आपका अब तक आया क्यों नहीं। एक सरकार के स्तर से सोचें एक प्रतिक्रिया, और दूसरी प्रतिक्रिया पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जो केशव मौर्य ने दी। सरकार ने कहा भाई अव्यवस्था नहीं चलेगी, हठ नहीं चलेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है एक मेला है, वहां भीड़ है, लोग हैं, अगर वहां अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा तो फिर वो जो भी हो हम उस पर एक्शन लेंगे। एक ये बात हो गई। जो बात केशव मौर्य कह रहे हैं वो उसके पॉलिटिकल फॉलआउट को समझते हुए क्या कह रहे हैं। हाँ। भाई शंकराचार्य जी का मामला है, हिंदू धर्म सनातन का मामला है, मेला लगा हुआ है, एक शंकराचार्य जो है जिस पर शंकराचार्य होने पर सवाल उठा दिया वो स्नान करने से मना कर रहा है। दो स्नान, आज दूसरा स्नान हो गया, उन्होंने स्नान नहीं किया जाकर के। तो ये मामला, और सन्यासियों का हट बहुत बड़ा होता है, तो अगर सन्यासी रूठ गया, सन्यासी हो तब ना। अब ये वही मैंने कहा कि ये दोनों प्रतिक्रियाएं साथ जा रही है ना, फिर ये किसको मना रहे हैं फिर। नहीं सौरभ भाई, देखिए क्या है कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं विश्व हिंदू परिषद के पुरोधा थे अशोक सिंघल जी, उनके प्रिय शिष्य हैं, और ये वही अशोक सिंघल जी हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए देश भर के संत महंत पीठाधीश्वर शंकराचार्यों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था, और लाए थे वो, और उसी के चलते राम मंदिर आंदोलन को ताकत मिली थी। तो केशव मौर्य जी की तरफ से जो पहल की गई है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो कहा गया है, मुझे लगता है वो इस बात की पहल है कि 27 के चुनाव के पहले कम से कम संतों को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी संतों के खिलाफ खड़ी है। तो इसलिए केशव जी ने ये बयान दे दिया। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नहीं, आपके लगने से नहीं होगा ना रागी। नहीं। एक बार बात पूरी करते हैं। हाँ, आपके लगने से नहीं होगा, क्योंकि केशव मौर्य हमेशा से संतों के बीच काम करते रहे हैं, और आप देखिए राम मंदिर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। केशव मौर्य जी की, उमा भारती जी की, विनय कटियार जी की, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और संतों के बीच में काम किए। 2001 में जब कुंभ था प्रयागराज में, तब मैं कवर करने गया था, 7 दिन वहां पे था, तब धर्म संसद हो रही थी सौरभ भाई वहां, और मैं प्रतिदिन जाता था वहां। मैंने देखा है कि जब आपके अखाड़ा के संत नाराज होते थे तो रात में अशोक सिंघल जी जाते थे, बैठ के उनका पैर दबाते थे और उनको कहते थे कल के धर्म संसद में आपको आना है। एक बार संतों ने यह तय किया था कि डेट यही तय होगी कि राम मंदिर की भूमि पूजन कब होना है, तब अशोक सिंघल जी पूरी रात जगे थे
और पूरी रात जाग के वो संतों के पास गए थे, और तब उनके साथ जाने वालों में केशव प्रसाद मौर्य भी थे संतों के बीच। नहीं, मैं अब एक बात लेके आ जाता हूं सर। ये बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स हमें दिखाई दे रही है इसमें, जो अलग अलग भाषाएं बोल रही है सरकार और उप मुख्यमंत्री, या केशव मौर्य जो है उनकी अप्रोच दूसरी है, जैसा सर कह रहे हैं कि भाई संतों का मामला है तो इसको हैंडल विद केयर। दोनों मामला है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटना घटी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह एक मुख्यमंत्री बनाम प्रशासन बनाम मुख्यमंत्री का मामला होगा। मैं इस मामले से अपने आप को अलग करता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जिस तरीके से उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य से मैं चरण स्पष्ट करता हूं और कहता हूं कि वो करे। अगर वो चुप भी रहते तो कोई बात नहीं होती, इसमें केशव प्रसाद मौर्य की कोई भूमिका नहीं थी। अगर वो चुप भी रहते तो उन पर कोई आरोप नहीं लगता। ब्रजेश पाठक चुप है। केशव प्रसाद मौर्य ने बोलकर स्पष्ट सार्वजनिक बयान देकर यह बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ हुआ है उससे पार्टी का एक वर्ग सहमत नहीं है। अब उसमें क्या दिल्ली की शय कि जिसके आधार पर उन्होंने बोला, या उन्होंने एक अलग लकीर खींच दी है कि भाई जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। 2027 के चुनाव है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बटने और कटने का समय नहीं है। अगर इस तरीके से व्यवहार रहा और प्रशासन इसको तूल देता रहा तो ये बटेंगे तो कटेंगे का मामला 2027 में होगा और उसका फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि केशव प्रसाद यादव ने बहुत तरीके से अपनी बात को रखा और अपने आप को योगी सरकार से अलग किया, इस मामले में प्रशासन से अलग किया, ये बताने की कोशिश की कि भाई मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जिसने किया है उसको क्या ये बात बड़ी बनती जा रही है और हाथ से निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा मामला नहीं था। उस मामले को प्रशासन चाहता तो बहुत आराम से योगी आदित्यनाथ एक फोन कर देते, योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को भेज देते, योगी आदित्यनाथ ब्रजेश पाठक को भेज देते। वो भी तो क्या क्या कह रहे हैं योगी जी को। नहीं, कहने दो ना सर, लेकिन प्रशासन का काम क्या है? कहने वो सबको कहते हैं, वो सिर्फ इनको कहते हैं क्या? प्रशासन का काम क्या? प्रशासन का काम है कि विवाद निपटे। और आप भी योगी हो, आप भी संत हो, मुझे लगता है इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। एक बार जरा उनका भी मामला अगर एक रिएक्शन है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, सर वो सुन ले, मैं फिर योगी जी हैं। अब इस समय उनकी गर्दन फंसी हुई है, उनके अधिकारियों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी गड़बड़ी जो हो चुकी है उसको सुधारें, लेकिन उनकी भी मति मारी गई है कि वो गलती अपराध जो हो गया है उसको सुधारने की अपेक्षा वो वक्तव्य पे वक्तव्य देते चले जा रहे हैं, वक्तव्य वीर बन रहे हैं। वक्तव्य वीर बनने से नहीं चलेगा। यहाँ पर अपराध हुआ है और उनकी अंदर आने वाली पुलिस ने किया है, इसलिए जवाबदेह उनको भी बनना पड़ेगा। अरे भाई, असली सनातनी नकली सनातनी कौन? जो सत्ता में बैठे होकर के भी गौ माता की हत्या न रोक सके, वो नकली सनातनी है। असली सनातनी एक ये नहीं कर सकता। 12 साल से गद्दी पर बैठे हो, गौ माता की रक्षा करूंगा ऐसा वचन लेकर के वोट लिया था। 12 साल में तुम गौ हत्या नहीं रोक पाए। नकली सनातनी कौन है पता चल गया देश की जनता को। तो साहब मामला हो गया पर्सनल। अब इनकी बात से तो अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि योगी जी खुद पहल करें, मुझे मनाएं, या वो एक्शन ले पुलिस वालों की और प्रशासन के लोगों की। देखिए, इनका हमेशा पर्सनल होता है और मैंने कल भी आपको जिक्र किया था, मैं इनके साथ बैठा था गुवाहाटी एयरपोर्ट पे और इनकी बहुत सारी अंदर की भड़ास निकाली थी इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ। अभी जो शुक्ला जी बोल रहे थे ना, तो इनके गुरु भी तो विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बोलते थे। रामालय ट्रस्ट अलग बना लिया था, कांग्रेस के कहने पर बनाया था रामालय ट्रस्ट, कांग्रेस ने बनवाया था रामालय ट्रस्ट। और उनके पास भी स्वर्गीय अशोक सिंघल जी गए थे, ये भी मैं भी जानता हूं अच्छी तरीके से, लेकिन वो कहां इसके मानने के लिए तैयार थे? वो तो पूरे विश्व हिंदू परिषद को ही खारिज करते थे, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन यज्ञ को ही वो खारिज करते थे। तो वो किनके इशारे पर काम कर रहे थे? उन्हीं के इशारे पर ये भी काम कर रहे हैं। संत का ऐसा हट हो सकता है क्या? संत ऐसे हट कर सकता है क्या कि हम 20 कदम आगे नहीं चल सकते हैं? मैं मानता हूं मेला प्रशासन की 2 मिनट के लिए आप गलती मान लेते हैं। मैं कह रहा हूं डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य जी आप चले गए, जबकि भगवान शंकराचार्य के आप अधिकारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, संत समाज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, एक हिस्सा स्वीकार कर रहा है, लेकिन काशी की विद्युत परिषद आपको स्वीकार नहीं कर रही है, अखाड़े आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि योगी जी मामला केस में चला गया है। योगी जी ने नाम नहीं लिया इनका, पहली बात। नहीं, इन्होंने तो योगी जी का नाम लिया था ना, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं मेरे लिए ही कह रहे हैं और बार बार बोले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं इन्होंने योगी जी का नाम लिया या नहीं लिया? योगी जी के बोलने से पहले योगी जी को इन्होंने क्या कहा? हुमायूं का बेटा अकबर जैसा है, यही शब्द थे ना इनके। क्या संत की भाषा है क्या?
और ये कहां जाते हैं? गौ हत्या बंद करवाने के लिए कहां जाते हैं? अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट को गौ हत्या के लिए कौन खड़ा कर दिया? कांग्रेस पार्टी ही तो खड़ा कर दिया, जिसके प्रतिनिधित्व अब देखें, खैर ये बाहर अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं कई दिनों से। अब ये मामला जब तक किसी भी तरीके से ये मामला जो है समाप्ति की ओर जाना चाहिए, वरना आप समझ सकते हैं कि फिर ये कितनी दूर तक बात जाएगी। यूपी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान भी दिखा देता हूं। ब्रजेश पाठक जी, वो भी आजकल बहुत फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने कल कहा था कि मुसलमान वोट ना दें तो अखिलेश यादव की पार्टी 2 कौड़ी की पार्टी नहीं रह जाएगी। आज उसके बाद ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पर बात की। कहा कि हर कोई जानता है अखिलेश यादव के बाद कमान उनके बेटा या बेटी को मिलेगी, चाचा या भतीजे को कुछ नहीं मिलेगा। यह हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने विवाह नहीं किया, लेकिन अगर कर लेते तो अगला नेता कौन होता? उनका बेटा या बेटी होता। यह भी तय था। बेटा बेटी जो भी सक्रिय, यही ना, कोई तीसरे का भी नाम आएगा, चाचा का भी नाम आएगा क्या? बताओ जरा। चाचा के लड़के का भी नाम आने वाला है क्या? दूसरा, कोई पूछे कांग्रेस का अगला नेता कौन होगा, तो राहुल गांधी के बारे में लोग जानते हैं। अच्छा, ये इसके बाद अखिलेश यादव ने रिएक्शन दिया एक्स पर। उन्होंने लिखा कि एक उप, वो मंत्री नहीं लगा, मुख्यमंत्री नहीं लगा रहे, एक उप निम्न स्तरीय हंसी ठिठोली के लिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इनके लिए कह रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से घूमते हैं और उनकी प्रतीक्षारत इच्छाओं के लिए हंसने मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है। और दूसरे उप अपने मुख्य की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की, कहीं ऐसा ना हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। तो छोड़ा तो कुछ नहीं इन्होंने भी। उनके पास तो कोई ऐसा मौका कहाँ मिलेगा उनको? तो बहुत नहीं, अखिलेश जी के लिए इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा? लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भाई किस तरह। वैसे भी दोनों जो उप हैं उनके, वो तो लखनऊ मेल में चलते हैं कि नहीं चलते, दिल्ली मेल में तो रहते ही हैं। इसलिए मैंने पूछा था गलती से कि भाई वो केशव जी यहाँ पर बोल रहे थे कि लखनऊ में बोल रहे थे, क्योंकि आमतौर पर वो दिल्ली में ही रहते हैं दोनों उप मुख्यमंत्री, इवन कैबिनेट की बैठक में भी नहीं होते। तो मुद्दा यह है, मैं फिर से कह रहा हूं कि इसका नुकसान देखिए, अब किसने किसको क्या कहा। ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, तंज कर रहे हैं या फैक्ट बता रहे हैं? नहीं। मैं वैसे जवाहरलाल नेहरू जी को मैं कोट नहीं करता, लेकिन जवाहरलाल जी ने लिखा है एक जगह कि बहुत गंभीर चीजों को तंज में ही कह देना चाहिए। ये गंभीर मुद्दे तंज में ही दोनों लोगों को किसने क्या कहा वो मुद्दा नहीं है ना जी। अब कोई किसी को कालनेमी कह रहा है, कालनेमी क्या होता है? मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, जानते होंगे, शंकराचार्य जी तो जानते होंगे, तो उनको नाराजगी लगी होगी। और मुद्दा यह है कि क्या मुख्यमंत्री को इसका फायदा होगा, नुकसान होगा? बिल्कुल ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी को इसका बात फायदा तो यही है, यह है कुल मिलाकर। वो मुझे अपनी समझ से कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। यह एक मुद्दा है। अब इस पर जितना नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, संघ का हो, मुख्यमंत्री जी का हो, वो इस मामले को जितना जल्दी सुलझाए, मेरी केवल ये समझ बनती है कि उसको जितना जल्दी सुलझा लिया जाए। वो केशव जी अलग से बोले, ये भी कर सकते थे कि भाई केशव जी ने भी बोल दिया, आप तो मान जाइए। अरे मामला क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, तो धर्म से जुड़ा हुआ लोग देख रहे हैं। हमने कई बार कहा इस अपनी बात अपनी राय बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ये व्यवस्था है कि वो धर्म पर एकाधिकार समझते हैं कि वही संत हैं, इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। सर, धर्म के मामले में लेकिन अखिलेश जी भी फंसे हुए हैं। अब इनके कल ब्रजेश पाठक ने कहा मुस्लिम वोट वाली बात की, मुस्लिम वोट ना मिले तो कहीं के नहीं रह जाएगी समाजवादी पार्टी। शुरुआत कहां से हुई थी बात? ये अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों से मिले, उनमें से एक ने बाहर निकल के कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार हो सकता है, ऐसी बात हुई है। अब ये बात हुई तो एक बेचारा रिपोर्टर उसने पूछ लिया, सामने दिखे तो अखिलेश जी, उन्हीं से पूछ लिया। और अखिलेश यादव तो मानिए टूट पड़े उनके ऊपर। हम लोग भी कल बात कर रहे थे कि ये उनके लिए ये मतलब पॉसिबल भी है या सोचने लायक भी बात है कि नहीं है कि वो अलायंस कर ले ओवैसी से। आप रिएक्शन देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा अपने आप। तो अपना चैनल चलाओ, कुछ और चलाओ। सर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, आप लोग भी किसी का एजेंडा मत चलाओ। समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई आगे बढ़ा रही है। अब अखिलेश जी बरस पड़े रिपोर्टर पर, उसकी क्या गलती थी? लेकिन अखिलेश जी, आपके सांसद ने यह बात कही है, तो वो बयान भी आज हम रख देते हैं सामने।
मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी कि अलायंस पर भी चर्चा हो रही है। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ स्वागत है? रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। अब ओवैसी के नाम पे वो कह रहे हैं जो आ जाए बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ, तो यही बात तो कही, सवाल साफ था, उसका जवाब बिल्कुल साफ दिया था उन्होंने। ये सांसद है सलेमपुर से इनके रामशंकर राजभर जी, इनका स्टेटमेंट था और इस पर बरस पड़े मीडिया पर अखिलेश यादव। सर देखिए, किसी को कमतर और खुद को सही साबित करने के लिए सबसे सशक्त माध्यम होता है उपहास उड़ाना। किसी का भी आप उपहास उड़ा दीजिए तो वो कहीं ना कहीं उस कमतर दिखने लगेगा और खुद आपको सही साबित करने का रास्ता बन जाएगा। देखिए, विश्वास नहीं था, अखिलेश जी पूरी तरह से विश्वस्त थे कि बिहार में ART फार्मूला सफल होगा और उससे उत्तर प्रदेश में PDA फार्मूला सफल करना आसान हो जाएगा। ART अखिलेश, राहुल, तेजस्वी, लेकिन वहाँ ये फार्मूला फेल हो गया। तो उनके सामने समस्या ये आ गई है कि अब हम उत्तर प्रदेश में PDA फार्मूला को कैसे सफल करें। उसके लिए वो पूरी तरह से अलग अलग तरीके से कसरत करना शुरू कर दी है। उसमें शीर्षासन भी है, सूर्य नमस्कार भी है, तमाम तरह की कसरत वो कर रहे हैं कि जिससे हम PDA को सक्सेस कर सके। और उसमें अब उनका एक प्रयास ये भी है कि मान लीजिए यदि मुस्लिम वोट हमारे पास से हटता है तो उसके लिए हमें प्रबंधन करना पड़ेगा हिंदू वोट का, और इसीलिए वो अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद में। चलिए, ये मैं समझ गया, ओवैसी के नाम पर इतना उबाल क्यों आ गया? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद सदमे में मतलब परेशान है, लेकिन ये बात भी सही है कि एक राज्य के चुनाव परिणामों को आप दूसरे राज्य के चुनाव परिणाम के रूप में नहीं देख सकते कि जो बिहार में होगा वैसा ही उत्तर प्रदेश के अंदर होने जाता है। हर राज्य का समीकरण अलग होता है, हर राज्य की इश्यूज अलग होते हैं, हर राज्य के गठबंधन अलग होते हैं। तो बिहार में जो परिणाम हुआ है वो जरूरी नहीं कि वैसा का वैसा परिणाम ही उत्तर प्रदेश में होगा कि वहां पर मुसलमान टूट गया है, वहां पर यादव वोट टूटा है, कोई जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में टूटेगा। और अखिलेश यादव अगर विचार कर रहे हैं ओवैसी के साथ तो सत्ता में तो सब जायज है ना। जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हुआ सरकार बना सकती है, वो तो सवाल सुन के भड़क गए। नहीं तो जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी महबूबा के साथ सरकार बना सकती है तो अखिलेश यादव भी समय आने पर ओवैसी के साथ सत्ता में जा सकते, इसमें गलत क्या है? सत्ता पाने के लिए अगर ये हो सकता है तो स्वीकार होना चाहिए सबको। इसमें मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सत्ता पाना होता है राजनीति के अंदर। और अभी आपने BMC का शायद महाराष्ट्र का देखा नहीं, ओवैसी और बीजेपी ने सरकार बनाई है मिलके। कहां सर? अभी आगे बता दीजिएगा फिर।